सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो ये कि हमने गॉड फार्मिंग करनी है तो हम कौन सी ब्रीड से स्टार्ट करें। पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लें कि हमने काम क्या करना है। ठीक है। रिस्पेक्टिव एरियाज़ में डिफरेंट ब्रीड्स डिफरेंट उसका बायर अवेलेबल होता है। जैसे कामोरी है तो वो सिंध में मिलेगी, पटेरी है, ठापरी है, तो उनका अपना अपने रीजन में उनकी बढ़ोतरी भी होती है और वहाँ पे शौकीन और गाहक अवेलेबल है। पंजाब में तो आम तौर पे अब जी कोई ऐसी डिस्टिंक्शन रही नहीं है कि तमाम जानवर हर जगह पे बिक रहे हैं। जैसे मक्खी चीना है तो वो चाहे हम तलागंग की बात करें, सरगोदा की करें, चकवाल की करें, इस्लामाबाद की करें, कश्मीर, लाहौर, बहावर नगर, सारी जगहों पे रखे हुए हैं लोगों ने और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वर्किंग ज़रूर करें कि जानवर ख़रीदना सिर्फ ज़रूरी नहीं होता, जानवर का आगे जो खुराक है उसके बारे में आपका जो मेजर आपका कंपोनेंट है दैट इज़ न्यूट्रिशन जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान ख़ान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। और आज पेट्स लवर्स इस वक्त मौजूद है बहावल नगर में। और बहावल नगर में आज जिस शख्सियत के साथ मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, आप सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होगी और बड़ी मुश्किल से टाइम ली है। और सैयद अली शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सैयद अली गॉड फार्म के नाम से बहावल नगर में माशाल्लाह बहुत बड़ा और बड़ा नामवर गॉड फार्म है, जिनके पास आज हम आए हैं। और बड़ी मिन्नत समाज के बाद 1 घंटे के बाद शाह साहब हमें टाइम दे रहे हैं। और सैयद फैमिली से मेरा ख़ुद भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, मैं मुरीद हूँ सैयद फैमिली का। तो शाह साहब की बहुत करम नवाजी है कि वो हमारे साथ आज ऑन कैमरा बात करने के लिए तैयार हुए हैं। तो अब चलते हैं शाह साहब के पास। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, ये वीडियो को आपने तवज्जो के साथ पूरा सुनना है, क्योंकि आज इसमें बहुत सारे वो सवाल हैं जो अक्सर मुझे कमेंट्स बॉक्स में और व्हाट्सएप जो है मुझे आते हैं सवालों के कि इनके हवाले से क्या आप कोई वीडियो बनाएंगे। तो आज उसी हवाले से वीडियो बना रहा हूँ, सवाल करते रहेंगे और आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हैं। तो चलते हैं शाह साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से सर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सर आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। और सर बस वक्त की मैं तो हाजिर हूँ हर वक्त जी, बट कोई वजह थी कि जिसकी वजह से आपको ये थोड़ा वेट करना पड़ा जी। नहीं नहीं, हमारी ये खुश नसीबी है कि सर आप हमारे साथ पेट्स लवर्स प्लेटफॉर्म पे लोगों को रहनुमाई के लिए थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। और सर सबसे पहले मुख्तसर, क्योंकि आपका वक्त बड़ा कीमती है, लोगों का भी, हम आपसे डायरेक्ट सवाल की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो ये कि हमने गॉड फार्मिंग करनी है तो हम कौन सी ब्रीड से स्टार्ट करें। वैसे तो सर इंफॉर्मेशन सारी नेट पे अवेलेबल है और काफ़ी सारे दोस्त बल्कि ऑल ओवर द पाकिस्तान काम कर रहे हैं। एक बुनियादी सवाल अगर आपके इसी सवाल में मैं ऐड कर दूं, अगर हम सवाल को रिफ्रेज कर लें कि कौन सी ब्रीड रखें और पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लें कि हमने काम क्या करना है। ठीक है। रिस्पेक्टिव एरियाज़ में डिफरेंट ब्रीड्स डिफरेंट उसका बायर अवेलेबल होता है। जैसे कामोरी है तो वो सिंध में मिलेगी, पटेरी है, ठापरी है, तो उनका अपना अपने रीजन में उनकी बढ़ोतरी भी होती है और वहाँ पे शौकीन और गाहक अवेलेबल है। पाकिस्तान में अभी बहुत अरसे तक खूबसूरती वाले जानवर ने, बल्कि पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड खूबसूरत जानवर जो हैं वो बिकते हैं। तो पाकिस्तान में रीजन्स के हिसाब से उनके शौकीन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो जानवर बिकता है। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि पंजाब में तो आम तौर पे अब जी कोई ऐसी डिस्टिंक्शन रही नहीं है कि तमाम जानवर हर जगह पे बिक रहे हैं। जैसे मक्खी चीना है तो वो चाहे हम तलागंग की बात करें, सरगोदा की करें, चकवाल की करें, इस्लामाबाद की करें, कश्मीर, लाहौर, बहावर नगर, सारी जगहों पे रखे हुए हैं लोगों ने और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और वही मक्खी चीना ही मैं रख रहा हूँ जी। इसी तरह अगर बीतल की बात की जाए तो उसका जो बीतल लाइलपुरी है उसका ज़्यादातर शौक़ जो है वो आपके फैसलाबाद, साहिवाल, गुजरावाला साइड पे लोग रखते हैं। पोटोहारी जो है वो अपने ही स्पेसिफिक एरिया में बिकती है, वो वहीं पे ज़्यादा बढ़ोतरी है उसकी और उसके चंद शौकीन वहीं पे पाए जाते हैं। राजनपुरी आपके राजनपुर एरिया में अवेलेबल है और वहीं पे पाई जाती है। आपके सवाल का जवाब ये है कि एक तो आदमी ने खुद अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है कि उसको कौन सी ब्रीड खूबसूरत लगती है। सही। अब है कि अगर कमर्शियल बेसिस पे उन्होंने करना है तो फिर वो अपनी मार्केट को देखें कि उनका मार्केट कौन सा जानवर खरीद रहा है।
तो वो मक्खी चीना भी हो सकता है, रैजनपुरी भी हो सकता है और लाइलपुरी भी हो सकता है। ये अपने उन्होंने खुद को क्लियर करना है कि मैंने कौन सा काम करना है और कैसे जानवर सेल करना है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ सर ये कि दूध के लिए बकरी कौन सी बेस्ट है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि उनकी ख्वाहिश होती है कि हम दूध के लिए बकरियां रखें। दूध के लिए कौन सी है, और अगर आपने ब्रीडिंग के लिए लेनी है यानी कि उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है तो उसके लिए कौन सी नस्ल है? क्या इन नस्लों का भी फ़र्क होता है या सिर्फ कोई भी, या मक्खी चीनी या बीतल ले लें? नहीं, जो बीतल के असल में बेसिकली 6 स्ट्रेन्स हैं ना जी। जी जी। तो उनमें ऑलमोस्ट कैपेसिटी एक जैसी है, दूध देने की सलाहियत जो है। आम तौर पे हमने जो पिछले कुछ अर्सा से डाटा कलेक्ट किया तो उसमें 4-4.5 लीटर सुबह शाम एक अच्छी बकरी दूध दे रही है। कुछ जो बेहतर जानवर हैं वो तकरीबन 6 लीटर तक सुबह शाम दे रहे हैं। बुनियादी तौर पे आपके जो मुल्क में अल्लाह ताला का जो आप पे फजल है वो ये है कि आपकी बकरियां डुअल पर्पज़ हैं जी। जो बीतल की जितनी भी स्ट्रेन्स हैं वो ऑलमोस्ट आपको दूध भी फुल प्रोडक्शन पे दे रहे हैं और मीट पर्पज़ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अब आप स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते कि ये जो है ये सिर्फ मिल्किंग ब्रीड है, ये वेट गेन भी उसी तरह कर रही है और मिल्क भी आपको दे रही है, तो ये एक आपके लिए ब्लेसिंग है। अब जैसे टैडी वगैरह हैं तो वो तो अपने बच्चों को ही उन्होंने पालना है जी। बर्बरी, टैडी, टापरी वो मीट पर्पज़ वाली एनिमल्स हैं। तो अगर किसी ने मिल्क के लिए लेनी है तो चाहे वो बीतल ले जी, लाइलपुरी या आपकी बीतल मक्खी चीनी, वो आपको दूध अच्छा देती हैं। इनमें जो थोड़ा सा इशू है जो आपके मेरे नॉलेज में जो है वो ये है कि बीतल रहीम यार खां शायद थोड़ा कम दूध देती है। तो ये तो आपको देख के जानवर लेना पड़ेगा कि आपने दूध के लिए कौन सा लेना है। दूसरा आपका सवाल जो है वो ये है कि ब्रीडिंग के लिए कौन सा रखें। तो ब्रीडिंग के लिए ये तो एक पूरा सब्जेक्ट है ना जी कि आप कैसे जानवर पैदा करना चाहते हैं। ब्रीडिंग में आप लोग कुर्बानी वाले जानवरों के लिए करना है तो वो आपका और ट्रेंड सेट होगा। जैसे हम काम कर रहे हैं कि हमारा है कि हमें अच्छे से अच्छे जानवर पैदा हों जो आगे ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए काम करें, उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल हो। एक बुनियादी सवाल जो है वो ज़रूर समझ लें। आपने पूछा है कि दूध के लिए किसी ने अगर रखनी है बकरी, दूध बकरी ने देनी है जितना आप उसको खिलाएंगे, जितनी उसकी बेहतर बैलेंस न्यूट्रिशन होगी उतना उसने आपको प्रोडक्शन देना है। अब उसमें अगर आप एक जानवर ले ही क्रॉस लेते हैं तो शायद उसमें आप अच्छी खुराक से भी दूध का मतलूबा वो ना ले सकें जो आप लेना चाहते हैं। नहीं तो आम बकरी भी जो है वो अगर खुराक अच्छी होगी तो उसने अल्टीमेटली दूध तो आपको देना ही है जी। अच्छा, दूध बढ़ाने के लिए कौन सी खुराक आप एडवाइस करेंगे? देखें, सीजनल खुराकें होती हैं। दूध बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन खुराक है उसका पेट भरा जाए। अब आप गर्मियों वाली खुराक देंगे तो उसमें हम लोग जो मैं पिछले 12 साल 14 साल से कर रहा हूँ, हम तो गर्मियों में जंतर देते हैं और जंतर के साथ हम बहुत थोड़ी फीड देते हैं, बल्कि ना होने के बराबर देते हैं। और जंतर मुझे तो उसने बड़ा फ़ायदा दिया है। अब लोगों को नहीं वो फ़ायदा देता या कुछ है तो मुझे नहीं उसका आइडिया, बट हमारे यहाँ तो जो दूध बकरी जो है वो इतनी बढ़ोतरी लाती है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर पूरा दूध आता है। सर्दियों में हम लोग ग्रेन ज़रूर देते हैं जी नवंबर में, क्योंकि मैं हे वगैरह नहीं बना के दे रहे, हम लोग फ्रेश पाउडर देते हैं। तो उसमें हम लोग साथ आपको ऐड करते हैं अपनी ही न्यूट्रिशन बना के, चाहे ग्वारा हो उसमें मकई और गंदम का मिक्स करके देते हैं। तो दूध बढ़ाने का जो फार्मूला कोई नहीं है। दूध बढ़ाने का है कि आप उसको पानी प्रॉपर दें, उसका वाटर इनटेक बहुत बेहतर हो और उसकी न्यूट्रिशन गर्मी सर्दी के हिसाब से उसका पेट भरा जाए, तो उसने दूध ही बना के देना है हमें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी चने की दाल थोड़ी सी आप रात के टाइम दे दें तो उससे दूध की एवरेज बढ़ जाती है। बेसिकली तो आप उसका पेट ही भर रहे हैं ना जी। अब हम लोग चने की दाल मैंने तो आज तक 14 साल में नहीं खिलाई। अच्छा, बेसिकली तो चने की दाल में जो न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी होगी वही आप उसको एडअप कर रहे होते हैं। तो हम लोग उसकी जगह गंदम और मकई का एक एडिशन बना के दे देते हैं, गर्मियों में जौ शामिल कर लेते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो सर्दी गर्मी में आपको उसकी डाइट अगर मुकम्मल होगी तो वो आपको खुराक उसने दूध बना के दे देना है। अब चने की दाल की आपने बात की तो सिर्फ चने की दाल तो नहीं फायदा दे, बैलेंस फीड तो नहीं होगी ना, एक ही न्यूट्रिशन आप दे रहे हैं। तो इसमें हम लोग तो सर्दियों में मिनरल्स भी डालते हैं, नमक ज़रूर रखा जाता है गर्मी सर्दी में ताकि उसकी वो न्यूट्रिशन उसको डेफिशिएंसी को पूरा किया जाए। मीठा सोडा ज़रूर दिया जाता है ताकि उसके मैदे की इस्लाह हो। और सबसे बड़ा कि उसकी हाउसिंग बेहतर करते हैं। अब बकरी खुश्क जगह पे रहेगी, डाइट अच्छी होगी तो उसने दूध देना है आपको जी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप
हमने देखा है कि बहुत सारे जो है नस्लें हैं, ठीक है, जो कि उस इलाके की नहीं होती। जैसे लाहौर में राजनपुरी का बड़ा एक मसला लोग देखते हैं कि जी राजनपुरी सरवाइव नहीं कर पाती। तो क्या ये बात सही है कि राजनपुरी लाहौर जैसे शहर में सरवाइव नहीं कर पाती, या इसका कोई और तरीक़ेकार हो सकता है? राजनपुरी कंपैरेटिवली थोड़ा सा डेलिकेट एनिमल ज़रूर है। असल में कई जो नए न्यू कमर्स हैं वो गलतियां ये कर रहे होते हैं कि वो अपनी पसंद से कुछ ऐसे जानवर, और टाइमिंग ठीक नहीं होती उनकी ख़रीदारी की, कि उन दिनों शायद वायरल बीमारियों का टाइम होता है या कुछ है, तो वो जानवर ले आते हैं। या अगर जानवर सेहतमंद भी ले आए तो उनके आगे न्यूट्रिशन का फ़र्क आ जाता है कि वो जानवर को ऑप्टिमल किस्म का जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल रही होती। तो एनिमल को तो वो ख़रीद लिया जाता है, लेकिन उसके आगे हाउसिंग का और उसका फ़र्क पड़ जाता है, खुराक में बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं दी जा सक रही होगी। दूसरा, कुछ एनिमल्स में कुदरती तौर पे ये आ गया है कि वो इनब्रीड हो के उसमें इम्यूनिटी लेवल कम हो गया है। तो अब ये तो आपको ख़रीदते वक्त अगर समझ नहीं है और आपने रॉन्ग चॉइस कर ली तो उसमें आपको इशू आ जाता है। अब आप एक बात समझ लें कि ये भी हम लोगों पे अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी ब्रीड्स बहुत ज़्यादा हीट टॉलरेंट भी हैं और बहुत ज़्यादा वो सर्दी को भी बर्दाश्त कर रही होती हैं। अब आप उन्हें सर्दियों गर्मियों में अगर हाउसिंग का नहीं ख्याल किया तो वो भी एक फैक्टर आ रहा होता है कि जैसे लाहौर में लोगों ने ज़्यादातर छतों पे रखना है, तो अब उसको हीट स्ट्रेस अगर आ रहा है, गर्मी में उसको शायद दाने की कम ज़रूरत है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, अगर उसका वाटर इनटेक ही पूरा नहीं हो रहा, एनिमल हाइड्रेट ही नहीं रह रहा, तो हम वो ब्रीड पे नहीं डालेंगे। उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ेंगे कि वो हमारा उसको रखने का तरीका क्या है। शायद वो नौजवान जो लेके जा रहे हैं वो उनको हीट से नहीं बचा रहे, तो शायद इसे कूलर की ज़रूरत नहीं है, बट से डायरेक्ट सन, जो आप देखें लाहौर में गर्मी कितनी पड़ती है, तो छत पे अगर वो वेंटिलेटेड ही नहीं है तो उससे उसके जानवर पे तो असर आना है। तो हमें गर्मियों में उनके पानी की इनटेक को बेहतर करना चाहिए ताकि हीट स्ट्रेस से बचें जानवर। यानी चाहे उन्हें शक्कर का पानी पिलाएं, बेसन का पानी पिलाएं, ग्लूकोज दें, यानी उनका वाटर इनटेक बेहतर करें। तो गर्मी में तो जानवर अपना वजूद नहीं संभाल रहा होता, तो उसको हम बहुत सारे ग्रेन्स और इस किस्म की चीज़ दें तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा होता उससे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा है कि ये सवाल मेरा अपना ज़ाती है, वो ये है कि हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पे मैंने सुन्नत की नीयत से एक बकरी रखी, लेकिन हम नियत ये करते हैं हम सुन्नत की नीयत से रखेंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये होती है कि यार फ़लाँ बंदे ने इतनी महंगी बकरी रखी है, 2.5 लाख की रखी है, 2 लाख की रखी है, तो मैं भी वही रखूँगा। जबकि सुन्नत में ऐसा नहीं है। सुन्नत में ये शर्त नहीं है कि आपने महंगी बकरी रखनी है। आप ऐसे लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि अगर आपने सिर्फ सुन्नत की नीयत से रखनी है या शौक़ रखना है, तो कौन सी बकरी आप रखें? ये तो एक आपने अजीब सा सवाल कर दिया, शायद मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो इसको आंसर करना। बट देखें, हमारे जानवरों के बारे में नबी पाक सल्लम का सिला रहमी का हुक्म है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमने बकरी रख के सिला रहमी करनी है। वो तो शायद आप गुजरते हुए चिड़ियों को दाना डाल दें तो वो भी सिला रहमी होगी। सेकेंडली, ये तो इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी है ना अंडरस्टैंडिंग की कि उसने किस पर्पज़ के लिए रखनी है। हम इसको क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन देखें, जानवर जो न्यू कमर रख रहा है उसको तो प्राइस कॉन्शियस होकर जानवर रखना चाहिए, क्योंकि वो सीखने के मराहिल में होता है और उसको पता नहीं होता। उसे 2.5 लाख वाली बकरी भी वैसी लगनी है और 50,000 वाली बकरी भी वैसे रखनी है। तो पहले उसको अगर अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप नहीं हुई तो वो जानवर कम कीमत रखे। देखें, आपने शुरू में एक सवाल किया कि हमें कौन सी ब्रीड पे फोकस करना है। बार बार मेरा ये आपको एक जवाब है कि अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करके रखें कि किसी ने सुन्नत के हिसाब से एक जानवर रखना है तो वो खूबसूरत कोई भी जानवर रख लें, चाहे बर्बरी रख लें, चाहे जो भी जानवर जिसकी खिदमत बेहतर तरीके से की जाए, उस पर फिर इतनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, अगर आप ब्रीड को बेहतर बनाना चाहते हैं तो फिर आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, और खुराक जो भी है वो उसके सिला रहमी के हिसाब से उस पर उसको दें ताकि वो अपनी जेब पे भी भारी ना पड़े और आपका पर्पस भी उस पर हल होता रहे। आखिर में सर कोई मैसेज देना चाहें गॉड फार्मर्स न्यू कमर के लिए? देखें, ये सवाल अभी जो पोर्शन शुरू हो रहा है आपके इंटरव्यू का, मेरा ख्याल है बेसिक क्वेश्चन, या मैं बेस्ट जो बात करने की कोशिश करूंगा वो ये है, जो गाइडेंस के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्लियर करके अपने जानवर रखें। पूरी दुनिया में 3 किस्म के जानवर रखे जाते हैं। एक होता है ब्रीडिंग के लिए,
एक होता है जो इंटेंसिव फार्मिंग है आपकी, जैसे मीट पर्पज़ के लिए, और तीसरा जो है वो इलाके के हिसाब से, चाहे आप उसको ग्रेजिंग पे लेके जाएं, चाहे आप उनको जिसे सेमी इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। अगर गौर किया जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त जो मैक्सिमम लोग हैं वो सेमी इंटेंसिव किस्म की फार्मिंग कर रहे हैं, कि वो वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल को पूरा करते हैं, उनकी मेडिकेशंस को पूरा करते हैं और हाउसिंग देते हैं। कुछ लोग ग्रेजिंग करवा रहे हैं, कुछ लोग उनको अपने घर में न्यूट्रिशन पूरी कर रहे हैं, तो वो सेमी इंटेंसिव किस्म की फार्मिंग कर रहे हैं। मेरा दोबारा है कि यूट्यूब या जो भी इंफॉर्मेशन वो लेते हैं उसके बाद वो कोशिश करें कि अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से, कि अगर वो लाहौर रह रहे हैं तो वो ये सोचें और इस पर पूरा वर्किंग करें कि हमने पूरा साल उनको खुराक कैसे खिलानी है। जैसे लाहौर है, अब खुराक और जो चीज़ भी है वो बहुत महंगी हो गई है, कि जो ग्रेन्स पहले 4,000 का था वो शायद 8,000 का हो गया है, जो पहले ग्रेन 2,000 का था शायद वो 4,000 का हो गया है। और दूसरा क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो हमें इश्यूज आ रहे हैं कि हमारे वो चीज़ की दस्तयाबी नहीं मिल रही, कि यहाँ पे प्रॉपर कोई वंडा भी नहीं मिल रहा जिसकी सप्लाई चेन प्रॉपर राउंड द ईयर चलती रहे और आदमी उस पर रेडिली अवेलेबल हो, उसको पे करके वो जानवर को संभाल ले। मेरा जो पैगाम है वो ये है कि अगर उन्होंने जानवर, कोई न्यू कमर है या जो पुराने लोग हैं जो कर रहे हैं, वो अपने जानवर पे फोकस करें कि ब्रीडिंग है तो उसको ब्रीडिंग के तौर पे लेके चलें, अगर उसको फैटनिंग का है तो फैटनिंग। कई लोग जो हैं वो अपना ब्रीडिंग सेटअप इसलिए बनाते हैं कि वो कहते हैं कि जी हम उसी में से जानवर पैदा करके हम फैटनिंग के लिए लेंगे, तो ये इंटायरली डिफरेंट फील्ड है ये दो, यानी आप दो चीज़ों को एक ही जगह पे सम अप कर रहे होते हैं। आप जो कह रहे थे कि सुन्नत है, तो उस हिसाब से भी हमें बरकत है कि ये जानवर रखें और सिला रहमी के साथ रखें। और दूसरा ये है कि अपना वर्किंग ज़रूर करें, कि जानवर ख़रीदना सिर्फ ज़रूरी नहीं होता, जानवर का आगे जो खुराक है उसके बारे में आपका जो मेजर आपका कंपोनेंट है दैट इज़ न्यूट्रिशन भी, तो अपने न्यूट्रिशन का हिसाब लगा के उस जानवर को रखें। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी मेहरबानी जी।